बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बीएड फर्स्ट ईयर का भूगोल शिक्षण, पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल शिक्षण। भूगोल का क्या अर्थ होता है? भूगोल की आधारभूत संरचना पर प्रकाश डालिए। भूगोल का अर्थ, मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल शब्द भू तथा गोल दो शब्दों से मिलकर बना है। वह शास्त्र जो गोल पृथ्वी का वर्णन करता है भूगोल कहलाता है। ये साधारण परिभाषा है जो सामान्य लोगों द्वारा दी गई थी। भूगोल यूनानी भाषा के जियो तथा ग्राफी से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ खींचना या वर्णन करना होता है। इस प्रकार भूगोल की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने निम्न रूप में दी है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के मानव निवास स्थान के रूप में अध्ययन करता है। सन 1905 में ए.जे. हर्बर्टसन ने समस्त भूमंडल का विशाल प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। समस्त भूमंडल को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। उन्होंने कहा, भूगोल विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, तो क्या दिया है? पहले तो दिया था कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के मानव निवास स्थान के रूप में अध्ययन करता है। दूसरा, ए.जे. हर्बर्टसन ने दिया है कि भूगोल विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन है, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक प्रदेश हैं उन सब की तुलना करते हुए हम अध्ययन कर सकते हैं। किसमें? भूगोल में। यानी कि पूरे विश्व की जानकारी हम जुटा सकते हैं। जेम्स फेयर ग्रीव के अनुसार भूगोल प्राकृतिक निर्जीव तत्वों तथा सजीव तत्वों के सिद्धांत एवं क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है। क्या है? भूगोल प्राकृतिक निर्जीव तत्वों तथा सजीव तत्वों के सिद्धांत एवं क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है। महान भूगोलवेत्ता वाकर ने कहा है कि मानव समुदाय की अपने भौगोलिक वातावरण से तालमेल ही भूगोल है। जो मानव समुदाय है वो जो भौगोलिक वातावरण से किस प्रकार अपना तालमेल बिठाता है, इसी को ही हम ये भूगोल बोल रहे हैं। कि भौगोलिक वातावरण से जो तालमेल बिठा रहा है वो भूगोल के अंतर्गत आता है। ये वार्कर महोदय का कहना है। उपयुक्त सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। फिर भी और देख लेते हैं, जैसे श्री हरि नारायण सिंह का आधुनिक भूगोल विषय के संबंध में कहना है कि भौगोलिक वातावरण के तत्वों तथा मानव समुदाय के वितरण एवं उनकी क्रियाओं के बीच अंतर्निहित पारस्परिक संबंधों का व्याख्यात्मक अध्ययन अथवा विज्ञान भूगोल कहलाता है। हरिनारायण सिंह ने कहा है कि भौगोलिक वातावरण के तत्वों, मानव समुदाय के वितरण, उनकी क्रियाएं और उनका पारस्परिक संबंध, एक दूसरे के बीच में जो पारस्परिक संबंध है वह, इन सब का व्याख्यात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल शिक्षण का आधारभूत संप्रत्यय, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। वर्तमान समय में भूगोल में बालकों के समझ विषय वस्तु को प्रस्तुत न करके इसको व्यवहारिक रूप में उपयोगी बनाना परम उद्देश्य समझा जाने लगा। पहले क्या था? सिर्फ सिंपल समझ उत्पन्न करना था, लेकिन अब इसका व्यवहारिक रूप में उपयोग भी बताने लगे हैं। अतः लोगों ने यह स्वीकार किया कि भूगोल विज्ञान है। भूगोल शिक्षण में आधुनिक संप्रत्यय इस प्रकार है। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। भूमंडल और उसके निवासियों का वर्णन ही भूगोल है। भूमंडल यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर जितने लोग निवास करते हैं उनका वर्णन करना ही भूगोल है। सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है कि पृथ्वी के विभिन्न भाग, मिट्टी, नदियाँ, पशु एवं मनुष्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या क्या बताया है कि इन्होंने कि पृथ्वी के विभिन्न भाग, मिट्टी, नदियाँ, पशु एवं मनुष्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैकिंडर का कथन है कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव वातावरण के पारस्परिक सामंजस्य का पता लगाना है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव वातावरण, मानव और वातावरण
के बीच किस तरह से सामंजस्य है उसका पता लगाना है। ये किसने कहा है? मैकिंडर मोदे ने। काल्वे किटर ने कहा है कि मानव और प्रकृति का संबंध ही मानव भूगोल है। फ्रांस के फीडर वेला ब्लॉक के अनुसार मानव का केंद्र ही भूगोल है, यानी मानव प्रकृति का दास न होकर स्थायी दास है। इसका कहना है कि मनुष्य तो है पृथ्वी पर, लेकिन वह प्रकृति पर पूर्णतया डिपेंडेंट है। यदि बाढ़ आ जाती है तो प्रभावित होता है, भूकंप आ जाता है तो प्रभावित होता है, वर्षा तेज आती है तो प्रभावित होता है, गर्मी तेज पड़ती है तो प्रभावित होता है। तो यानी मानव प्रकृति का दास न होकर स्थायी दास है। भूगोल के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विक्की ने 1807 में लिखा, सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि अवलोकन क्षमता से क्रियात्मक अभ्यास होता है। इन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि अवलोकन क्षमता से क्रियात्मक अभ्यास होता है, और ये अवलोकन क्षमता किसमें है? मनुष्य में है। आगे है, तत्पश्चात विद्यालय भूगोल विज्ञान पर आधारित होने लगा और इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जाने लगा। प्राकृतिक भूगोल, भू आकृति रचना, भूग्रंथ शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र के अध्ययन पर महत्व दिया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में भूगोल के वितरण विज्ञान के नाम से प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत भूगोल इसके अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान तथा अन्य प्राकृतिक घटनाओं पर विशेष बल दिया जाने लगा। जब भूगोल के अध्ययन की बारी सामने आई तो 19वीं शताब्दी में थोड़ा इस पे जोर दिया गया। उस समय भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, प्राकृतिक घटनाएं, ये सब इसमें शामिल की जाने लगी। स्थानीय भूगोल, लोकल ज्योग्राफी, यहाँ प्रदेश के भूगोल को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसमें वास्तविकता को महत्व दिया गया है, ताकि भूगोल वास्तविकता का वर्णन करे, यानी स्थानीय व्यवहारिक तथ्यों पर विशेष बल दिया गया है। तथ्यों की उपयोगिता, यूटिलिटीज ऑफ फैक्ट। हर्बर्टसन ने पृथ्वी को विशाल प्राकृतिक भागों में बांटकर प्रादेशिक भूगोल अध्ययन को महत्व दिया। किसने दिया है यहाँ प्रादेशिक भूगोल को? हर्बर्टसन ने। यह प्रदेश प्राकृतिक रचना तथा जलवायु तत्वों के आधार पर बनाया गया है। बाद में पृथ्वी प्राकृतिक प्रदेशों के तुलनात्मक अध्ययन को ही भूगोल कहा गया। विश्व नागरिकता, वर्ल्ड सिटीजनशिप। भूगोल का अध्ययन केवल एक राष्ट्र या जाति का नहीं है। भूगोल जब भू यानी पृथ्वी है ना, तब जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो एक देश तक या एक जाति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण विश्व मानव जाति का निवास स्थान है। इसलिए विश्व प्रेम व विश्व बंधुत्व को भावना का पाठ उस विषय के द्वारा ही वास्तविक रूप में प्रदान किया जा सकता है। इसी भावना को लेकर आधुनिक भूगोल में विश्व नागरिकता पर बल दिया गया है। जेम्स फेयर ग्रीव के अनुसार भूगोल का कार्य भावी नागरिकों को इस प्रकार शिक्षित करना है जिनमें वह विशाल विश्व के परिस्थिति की सही सही कल्पना कर सके तथा आसपास बिखरी राजनीतिक सामाजिक समस्याओं का बुद्धिमत्तापूर्वक मनन कर सके। क्या कहा गया है कि भूगोल का कार्य भावी नागरिकों को इस प्रकार शिक्षित करना है जिनमें वह विशाल विश्व, पूरे संसार की बात हो रही है, इस प्रकार शिक्षित करना है कि पूरा संसार की परिस्थिति की सही सही कल्पना कर सके कि कौन, जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, प्रशांत महासागर का प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है, या हमारे यूरोप और एशिया की स्थितियाँ कैसी है, चाइना की स्थितियाँ कैसी है, ये सब पूरे संसार की जानकारी हम भूगोल के अंतर्गत ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं तथा आसपास बिखरी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का बुद्धिमत्तापूर्वक मनन कर सके। इस प्रकार इन नवीन अवधारणाओं ने भूगोल विषय को नई दिशा प्रदान की है। फलस्वरूप भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में माना गया है। अब पढ़ेंगे हम कि भूगोल शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है।
भूगोल शिक्षण का उद्देश्य व्यापक है। हर स्तर पर उसके अलग अलग उद्देश्य हैं। भूगोल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यूनेस्को के अनुसार भूगोल का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पोषित करना है। क्या है यूनेस्को के अनुसार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक ही देश का नहीं, आसपास जितने भी देश हैं और जितने भी विश्व में संसार में जितने भी देश हैं, उन सब राष्ट्रों के साथ एक दृष्टिकोण विकसित करना है। सोचना, समझना और विचार करना, उनके बारे में जानना, उनसे संबंध स्थापित करना और उनके उनसे रिश्तों को पोषित करना, ये सब इसमें शामिल है। डब्ल्यू पी वाटसन के अनुसार डब्ल्यू पी वाल्टन के अनुसार भूगोल शिक्षण का उद्देश्य शैक्षिक एवं व्यवहारिक न होकर सांस्कृतिक है। जेम्स फेयर ग्रेव के अनुसार भावी नागरिकों को खुद वृहद विश्व की दशाओं की वास्तविक कल्पना करने में शिक्षित करना है। नागरिक तो है, जानकारी भी है, लेकिन अधिकांश अपने देश तक सीमित है। लेकिन भूगोल वह है जो विश्व के बृहद विश्व क्षेत्र की दशाओं की वास्तविक कल्पना करने में शिक्षित करने का काम करता है। अतः भूगोल शिक्षण का निम्न उद्देश्य बताया गया है। पहला है संसार में मानव तथा पर्यावरण के बीच संबंध की समझ विकसित करना। दूसरा है संसार के लोगों एवं उनके विभिन्न पर्यावरणों तथा आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास स्तर की दृष्टि से उनकी समस्याओं के बारे में एक तार्किक समझ विकसित करना। किस तरीके से? कि संसार के लोग और उनके विभिन्न पर्यावरण, क्योंकि हर देश का, हर महाद्वीप का अलग अलग वातावरण होता है। वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान वहाँ के पर्यावरण पर डिपेंड करता है। तो संसार के लोगों एवं उनके विभिन्न पर्यावरणों तथा आर्थिक प्रौद्योगिकी, और जैसा वहाँ का वातावरण होगा उसी अनुसार उनकी आर्थिक स्थितियाँ होगी और आर्थिक टेक्नोलॉजी भी वैसी ही होगी, उद्योग भी वैसे ही होंगे। तो पर्यावरणों तथा आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास स्तर की दृष्टि से उनकी समस्याओं के बारे में एक तार्किक समझ विकसित करना। देश एवं दुनिया के राष्ट्रों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की स्वतंत्रता के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। भौगोलिक मानचित्रों, ग्राफों, रेखाचित्रों, चार्टों, ग्लोब में प्रस्तुत भौगोलिक तथ्य सामग्री को पढ़ने, अनुवादित करने, दर्शाने और उनकी व्याख्या करने की कुशलताएं और योग्यता विकसित करना। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो हम मानचित्र भी देखते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं, रेखाचित्र भी बनाते हैं, चार्ट का प्रयोग करते हैं और ग्लोब में उसकी स्थिति को भी देखते हैं। तो उन सामग्री को पढ़ने, उनको अनुवादित करने, उनको दर्शाने और उनकी व्याख्या करने की कुशलताएं और योग्यता विकसित करना। पांचवा है बढ़ती हुई जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों के उचित विकास की आवश्यकता तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के कारकों और परिणामों में एक गहरी समझ विकसित करना। छठे नंबर का पॉइंट है मनुष्य और प्रकृति एवं उसकी दोनों के बीच एक स्थायी संतुलन बनाने का कार्य करना। इससे क्या होता है कि भूगोल के अध्ययन से मनुष्य ये जान पाता है कि कौन से देश में, कौन से वातावरण में, कौन से मौसम में, कहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ का प्राकृतिक संतुलन कैसा है, वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ के मनुष्य कैसे होंगे। तो वहाँ एक स्थायी संतुलन बनाने का कार्य ये करता है। विकास की योजनाएं बनाने में कुशलता विकसित करना। यदि जैसा वातावरण होगा तो ऐसे ऐसे वातावरण में, कौन से वातावरण में, कहाँ पर किस तरह के विकास की योजनाएं बनाई जा सकती है, उसके लिए कुशलता विकसित करना। कक्षानुसार भूगोल शिक्षण का उद्देश्य निम्न है। प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल छात्रों में प्रकृति अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना। व्यक्तिगत अनुभव तथा आसपास के वातावरण को जानने में छात्रों की सहायता करना। आधारभूत भौगोलिक शब्दों का ज्ञान कराना। छात्रों को स्थानीय विशेषताओं के साथ देश विदेश की प्रमुख विशेषताओं से परिचय कराना। प्रकृति प्रेम एवं भूगोल विषय में रुचि उत्पन्न करना।
छात्रों में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में भूगोल शिक्षण द्वारा सहायता करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का निम्न उद्देश्य है। पहला क्या है? भौगोलिक शब्द भंडार में वृद्धि करना। जब उच्च प्राथमिक स्तर पर इन चीज़ों को लिया जाता है तो शब्द भंडार में वृद्धि होती है। सौर मंडल, पृथ्वी, अक्षांश, देशांतर, स्तर मंडल, जलमंडल, वायुमंडल आदि का इसमें ज्ञान कराया जाता है। छात्र को भूगोल के विशिष्ट वितरणों से सामान्य विचारों की ओर अग्रसर किया जाता है। छात्र को संसार के विभिन्न महाद्वीप महासागरों का से परिचय कराया जाता है। छात्रों को पर्यावरण स्वच्छता के महत्व से अवगत किया जाता है। मानव वातावरण तथा मानव के पारस्परिक निर्भरता का परिचय करवाता है भूगोल। मानव प्रकृति प्रेम, सौंदर्यानुभूति और भूगोल में रुचि पैदा करना। तीसरा है माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल। इसका पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के महत्व एवं उनकी सुरक्षा की आवश्यकता की समझ विकसित करना। विद्यार्थी जब माध्यमिक स्तर पे आता है तो विद्या प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के बारे में वो पढ़ता है, उनके महत्व और उनकी सुरक्षा के बारे में पढ़ता है और उनकी आवश्यकताओं के प्रति अपनी समझ विकसित कर पाता है। राष्ट्र एवं प्रदेशों के पारस्परिक निर्भरता के महत्व की समझ विकसित करना, समझ का विकास करना। राष्ट्र एवं प्रदेशों के पारस्परिक निर्भरता के महत्व की समझ का विकास करना। अगला है प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के साथ जलवायु के बारे में जानकारी प्रदान करना। संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके पर्यावरण पर प्रभाव की समझ विकसित करना। प्राकृतिक एवं जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की समझ विकसित करना। विभिन्न देशों में उपलब्ध प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों का मानव जीवन पर पड़ रहे प्रभाव की समझ विकसित करना। भूगोल शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य। प्राप्त उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार से होने वाले परिवर्तन है, जिसे अधिगम के द्वारा बच्चों में लाने का प्रयास किया जाता है। प्राप्य उद्देश्य के माध्यम से ही विषय एवं शिक्षा के शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति बालकों में कक्षा कक्ष अतिरिक्त शिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन 3 क्षेत्रों के माध्यम से होता है। वह है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र। इस परिवर्तन के आधार पर B.S. ब्लूम ने शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसके अंतर्गत बालकों के बौद्धिक योग्यताओं तथा क्षमताओं के विकास से संबंधित ध्येय आते हैं। कौन कौन से? बालक की बौद्धिक योग्यताएं, यानी कि उसके दिमाग को यूज कर सकता है, उसको समझने की कोशिश कर सकता है और उसकी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो क्षमताओं के विकास से संबंधित इसमें ध्येय आते हैं। भावात्मक, इसके अंतर्गत छात्रों में रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य, दृष्टिकोण आदि के विकास से संबंधित होते हैं। बालक जब किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसकी रुचि और बढ़ती चली जाती है, उसका व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है, उसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, उसका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। तो इन सब बातों के विकास से संबंधित तो इसमें भावात्मक क्षेत्र में होता है। क्रियात्मक क्षेत्र, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के शारीरिक क्षमताओं क्रियाओं का विकास होता है, यानी छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन। उक्त तीनों क्षेत्रों में विकास करना ही भूगोल शिक्षण का उद्देश्य माना गया है। भूगोल शिक्षण उद्देश्यों में व्यवहार परिवर्तन के लक्षण। भूगोल शिक्षण उद्देश्यों को निम्नलिखित भागों में व्यवहार परिवर्तन के लक्षणों के रूप में रखा गया है। पहला है ज्ञान। छात्र में भूगोल से संबंधित निम्न व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित है। पहला है तथ्यों, प्रवृत्तियों, सिद्धांतों, संप्रत्तियों आदि का। पहला क्या परिवर्तन है बेटा? कि तथ्यों, प्रवृत्तियों, सिद्धांतों, संप्रत्तियों आदि का। दूसरा है प्रत्यास्मरण करना, रिकॉल करना। पहले उसने जो बातें सुनी थी उनको भौगोलिक तथ्यों के आधार पर फिर से सुनना और समझना। उपयुक्त को पहचानना,
जब बालक उसके बारे में जानकारी लेगा तो वह पहचानने लग जाएगा कि इस तरह का वातावरण कहाँ पे होता है, तो वो उस जगह को पहचानने लग जाएगा। तथ्यों के निरूपण, रिप्रेजेंटेशन के प्रमुख रूप जैसे मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट और तालिका, ग्राफ आदि को पहचानना। तो क्या होगा, बालक क्या करेगा, जैसे हमने जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है या जो जिस स्टेट में रहता है, जिस कंट्री में रहता है, वहाँ का मानचित्र बनाएंगे, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे, चार्ट के द्वारा, तालिका बनाकर, इंडेक्स बनाकर, ग्राफ के द्वारा या इनको पहचानने की कोशिश करते हैं तथ्यों को। समझ, अंडरस्टैंडिंग, इसमें छात्र संबंधित तथ्यों, संप्रत्यों, विधियों, प्रवृत्तियों, सिद्धांतों, समस्याओं, प्रक्रियाओं आदि की समझ विकसित करता है। विद्यार्थियों से अपेक्षित व्यवहार जो होता है वो इस प्रकार होता है कि उदाहरण देने लग जाता है बालक, तुलना और विवेक करने लग जाता है, अंतर स्पष्ट करने लग जाता है, वर्गीकरण कर पाता है, तर्क देता है, विश्लेषण करना सीख जाता है। तर्क के साथ विश्लेषण करना भी सीख जाता है और संबंध निश्चित करना सीख जाता है। यदि दो अलग अलग देशें दूर दूर है और यहाँ वहाँ का वातावरण एक से जैसा है, तो इसका मतलब है कि कभी वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ एक जैसी रही थी, तो वो इस तरह से संबंध निश्चित करना सीख जाता है। तर्क के साथ विश्लेषण करना, यदि किसी बालक ने भूगोल का अध्ययन ठीक से किया है, उसकी हर देश देश महासागर, महाद्वीप, इन सब के बारे में अच्छे से विश्लेषण किया है, तो वो उसके बारे में तर्क भी दे सकता है। संक्षिप्त करना, विभिन्न रूपों में प्रस्तुत तथ्यों का निरूपण करना, निष्कर्षों का सही अनुमान लगाना। प्रयोग, एप्लीकेशन, विद्यार्थी अज्ञात परिस्थितियों, ज्ञान और अवबोध का प्रयोग करता है तथा आलोचनात्मक और तार्किक चिंतन करता है। इस प्रकार विद्यार्थी का अपेक्षित व्यवहार निम्न हो सकता है। पहला है समस्या का विश्लेषण करना। क्या करेगा बालक, पहले उसका विश्लेषण करेगा, अपना चिंतन मनन लगाएगा, उस पर क्या रिजल्ट होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, सारी बात पे विचार करेगा। तथ्यों की उपयोगिता की जांच करना, उसके बाद उस लेगा कि जो मैंने तथ्य इकट्ठे किए हैं वो कितने उपयोगी हैं। समस्या समाधान में उचित हल तल, तलाश करना, समस्या समाधान, फिर उसकी समस्या है जो उसके दिमाग में जो समस्या लेकर उसने कार्य आरंभ किया है, उसमें उचित हल तक पहुंचने की वो कोशिश करता है। उपकल्पना का निर्माण, जांच एवं संबंधित प्रमाण का पता लगाना। फिर जब सारा काम हो जाता है तो उसके आधार पे एक उपकल्पना बनाता है, डेफिनेशन देता है, उसकी जांच संबंधी प्रमाण, उस पे जो जांच करता है उसके बाद उसके प्रमाण बताता है। उन सब का इसमें प्रयोग में उसको महत्व मिलता है और वो बता सकता है कि ये इस चीज़ के ये प्रमाण है, तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी। ये जो भूगोल शिक्षण की वीडियो हमने डाली है, इसी में से ही हमने टेस्ट पेपर बनाया है, तो बच्चे आप इसमें से पूरी अच्छे से तैयारी कर लें और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छा सा पेपर दें। अगले वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार करें। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।